बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 170 मुलाहिज़ा फरमाएं। सामी की वापसी के लिए रुस्तम को सब्र आज़मा इंतज़ार करना पड़ा। वो करीबन 1 घंटे बाद दोबारा नजर आया। वो लड़की की गीलियों के अंदर ही से कहीं से बरामद हुआ था। बूंदाबांदी से बचने के लिए उसने अपने ऊपर एक बरसाती नुमान लिबादा ओढ़ रखा था। जाते वक्त जो थैला उसके हाथ में था वो अब नजर नहीं आ रहा था। खारदार बाड़ से बाहर निकलकर उसने लकड़ी के फाटक को बाकायदा ताला लगाया और वापस रवाना हो गया। उसी वापसी के करीबन 15 मिनट बाद रुस्तम दरख्त की ओट से निकला और फाटक तक पहुंच गया। वो जानता था कि वो एक पुरखतर काम करने जा रहा है और अगर पकड़ा गया तो उस पर ठीक ठाक मुसीबत आएगी। उसके बावजूद वो अपने अंदर के तजस्सुस को दबा नहीं पा रहा था। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी और किसी जी नफ्स की मौजूदगी का इशारा नहीं मिलता था। रुस्तम को करीब से एक मुड़ा तुड़ा आहनी तार मिल गया। इस तार की मदद से इसने कोशिश की और फाटक का ताला खोलने में कामयाब हो गया। बादल एकदम गहरे हो गए थे और दिन में भी अंधेरा सा छाने लगा था। रुस्तम बड़ी एहतियात से गेलियों के दरमियान घूमने लगा। कोशिश के बावजूद इसे कोई ख़ास चीज़ या कोई रास्ता नज़र नहीं आया, लेकिन कुछ ना कुछ तो था यहाँ। लकड़ी के एक 50-60 फुट लंबे भारी भरकम तने के पास रुस्तम को पाँव के निशानात नजर आए। इस तने को उस जगह से हिलाना 1 दर्जन अफराद के बस की बात भी ना थी, लेकिन रुस्तम ने थोड़ा सा जोर लगाया और वो एक तरफ से ऊपर को उठता चला गया। दरअसल ये भारी भरकम तना एक छोटी कीली पर लीवर की सूरत में पड़ा हुआ था। जरा सी सपोर्ट मिलने पर वो अपने ही जोर से ऊपर उठ गया था। रुस्तम ने उसके नीचे एक लठनुमा लकड़ी टिका दी। इस तने के नीचे बर्फ में एक बहुत तंग रास्ता नीचे की तरफ जाता था। एक आदमी बमुश्किल यहाँ से गुजर सकता था। यहाँ बर्फी की सीढ़ियाँ सी बनी हुई थी। रुस्तम चंद लम्हे तक सोचता रहा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा। बीड़ी के साथ सीढ़ी नुमा जगह से उतरना इसके लिए मुश्किल काम था। वो स्लाइड करके नीचे जा सकता था। अभी वो 1-2 जीने ही नीचे गया था कि अचानक बिजली सी चमक गई। एक लड़की तेजी से इसके सामने आई। कौन? वो जोर से बोली। वो मुकामी लिबास में थी। उसका एक हाथ उसकी पुश्त पर था। रुस्तम ने अंदाजा लगाया कि उसने कोई औजार छुपा रखा है। रुस्तम ने आंखें सुकोड़ कर देखा और दंग रह गया। लड़की का लिबास बेशक मुकामी था, लेकिन वो खुद मुकामी नहीं थी। रुस्तम उसे पहचानता था। वो डॉक्टर मालिना थी। वही निकरपोश खूबरू डॉक्टर जो छोटी सी उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर थी और गोरे के बंगले में डॉक्टरों की टीम का हिस्सा थी। रुस्तम की निगाह में वो मर चुकी थी और उसे मरे हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। अभी कल ही रुस्तम ने उसका शोल्डर बैग देखा था और उसके बारे में देर तक सोचा था। आज रुस्तम उसे जिंदा सलामत अपने सामने देख रहा था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। गालबन मालिना ने भी रुस्तम को पहचान लिया था। उसकी नीलगों आंखें हैरत से वाह हो गईं। रुस्तम ने उसकी तरफ उंगली उठाई। मालिना, तुम यहाँ? मालिना जैसे एकदम चौंकी। उसने अपने सुर्ख होंठों पर उंगली रखकर शी की आवाज़ निकाली और डरे हुए अंदाज में दाईं तरफ देखने लगी। दोनों चंद सेकंड तक खामोश खड़े रहे। दोनों के चेहरे हैरत की अमाजगाह बने हुए थे। मालिना ने अपने पीछे छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी छुपा रखी थी। ये कुल्हाड़ी बहुत हौले से उसने एक पत्थर पर रखी। कुछ देर सुन गुन लेने के बाद मालिना ने रुस्तम को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो दोनों दबे पांव आगे बढ़े। एक पहाड़ी दरार थी जो अंदर से कुशादा होकर गार की शक्ल इख्तियार कर गई थी। इस गार के 2-3 छोटे छोटे चैम्बर थे और अंदरूनी दीवारें मुसलसल इस्तेमाल के सबब खूब मुलायम हो चुकी थी। फर्श पर नंदे बिछे हुए थे। एक तरफ लालटेन रोशन थी। ज़रूरियात जिंदगी का बेशतर सामान यहाँ नजर आ रहा था। अंडे और प्याज की हल्की हल्की खुशबू दरमियानी चैम्बर में चकरा रही थी। क्या यहाँ कोई और भी है? रुस्तम ने सरगोशी की। यस, एक ओल्ड औरत आई। वो साथ वाले रूम में सोता। डॉक्टर मालिना ने गुलाबी उर्दू में जवाब दिया। वो भी सरगोशी में बोली थी। वो रुस्तम को लेकर एक कोनी गदीले पर बैठ गई। देखने में ये एक आरामदेह बिस्तर नजर आता था। या करीबी रुस्तम को एक थैला भी नजर आया। इसने क्याफा लगाया कि ये वही थैला है जो कुछ देर पहले सामी खान के हाथ में दिखाई दे रहा था। थैले में फल और खुश गोश्त वगैरह था। डॉक्टर मालिना ने एक छोटे से रोजन में से एक चौकोर पत्थर हटाया और साथ वाले खला चैम्बर में झांका। यहाँ से मदम खराटों की आवाज़ सुनाई दी। मालिना कतरे मुतमईन नजर आने लगी। इसने पत्थर दोबारा चौकोर रोजन में फिट कर दिया और रुस्तम की तरफ मुतवज्जो हो गई। मालिना, तुम जिंदा हो? वो बेहद हैरत से बोला। मालिना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, जिंदा भी और नाई भी। मैंने सोचा भी ना था कि तुम्हें दोबारा जीता जागता देखूंगा। वो लोग तो तुम्हें और उसको गोली मारने के लिए ले गए थे। रुस्तम ने सरगोशी की। मालिना की समझ में रुस्तम का ये तवील फिक्रा नहीं आया। हम तुमको यहाँ देखकर बहुत सरप्राइज्ड, लेकिन ये बहुत डेंजर।
अगर सामी को पता चल गया तो ही विल किल यू। मुझे किसी का डर नहीं, लेकिन मुझे बताओ कि सामी तुमको यहाँ कैसे लाया। मालिना रुस्तम का सवाल नजरअंदाज करते हुए इसकी टांग की तरफ देखने लगी। उसकी खूबसूरत नीलगो आंखों में अभी तक आंसू झिलमिला रहे थे। रुस्तम की टांग को टटोलने के बाद उसने जज्बाती सरगोशी की। तुमका टांग अब ठीक लगता है कि खाम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट। वो इसकी टांग को टखने से घुटने तक बार बार छूने लगी। वो एक मोटे ऊनी लिबादे में थी, सर पर बारी ओढ़नी थी। वो कुछ देर तक अपनी गुलाबी उर्दू में टांग के मुतल्लिक बात करती रही। रुस्तम ने उसे बताया कि वो 100% ठीक नहीं है। चलते हुए वो वाज़े तौर पर लंगड़ाता है। मालिना ने इसी सलाह को ज्यादा अहमियत नहीं दी। उसने कहा कि यह बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, अभी इसमें मजीद बेहतरी आएगी। रुस्तम ने कहा, डॉक्टर मालिना, सामी खान तुम्हें और नर्स को कत्ल करने के लिए ले गया था। बाद में हमने खूह से बाहर 2 फायर भी सुने थे। हमें यकीन था कि ये फायर तुम दोनों ही पर किए गए हैं। तुम दोनों का मर्डर कर दिया गया था। नहीं, उसने अजीब अंदाज में सर हिलाया। एक फायर नर्स पर, लेकिन एक फायर खवा में। हमका मर्डर ना ही हुआ, हमको लाइफ और डेथ के दरमियान हैंग किया गया। सामी खान लीव मी, ही ब्रॉट मी हियर इन दिस डार्क क्यू। बात रुस्तम की समझ में आ रही थी। सामी खान ने नौजवान मालिना को जिंदा रखकर अपने लिए मखसूस किया था। रुस्तम ने मालिना से सारे वाक़े की तफसील चाही। मालिना ने टूटी फूटी उर्दू और इंग्लिश में रुक रुक कर जो कुछ बताया, उसका लुब्बे लुबाब कुछ यूं था। शोतम खान की तरफ से मालिना और नर्स सूजी की मौत का हुक्म सादर होने के बाद सामी खान इन दोनों पर जल्लाद मुकर्रर हुआ था। वो दोनों औरतों को दूर बर्फजार के दरख्तों में ले गया। उसने नर्स को तो गोली मार दी, लेकिन मालिना की हिस्से की गोली हवा में चला दी। इसे मालिना को बताया कि वो इसे मारना नहीं चाहता, वो उसे अपने पास रखेगा, लेकिन यह काम उसे बेहद एहतियात से करना होगा, क्योंकि यहाँ के उसूल ज़ाब्ते बड़े सख्त हैं और वो अपने वालिद मोहतरम का बहुत ज़्यादा एहतराम भी करता है। वो मालिना को बड़ी राजदारी के साथ यहाँ इस पहाड़ी दरार में ले आया। यहाँ उसने मालिना को ज़िंदगी की हर वो ज़रूरत और सहूलत मुहैया की जो बस्ती में मौजूद थी। मालिना इस खूह में आग नहीं जला सकती थी, बाकी हर किस्म की आसानी से मुहैया थी। सामी खान ने यहाँ नमदो और ओनी कमलों वगैरह का ढेर लगा रखा था। सामी खान की बीवी बस्ती के रिवाज के मुताबिक इससे 18 बरस बड़ी थी। सामी खान के अंदर नौजवान खूबरू औरत की भूख थी। इस भूख को हासिल करने के लिए उसे मालिना मैसर आ गई। मालिना को यह फ़ायदा हुआ कि उसकी ज़िंदगी बच गई। ये एक अनोखा समझौता था। नहायत तालीम याफ्ता खुश शक्ल डॉक्टर मालिना ने एक उजड़ कोहिस्तानी को अपने मर्द के तौर पर कबूल किया और जिंदा रही। दूसरी तरफ सामी खान जैसे इताअत गुजार बेटे ने फितरी तकाज़ों की खातिर अपने बाप और अपने कबीले के सख्त उसूलों से इनहराफ किया और नतीजे में मालिना की कुर्बत हासिल की। शायद जिंदगी नाम ही ऐसे नामवार समझौतों का है। डॉक्टर मालिना की बात खत्म हुई तो रुस्तम ने पूछा, क्या तुमने कभी यहाँ से निकलने का नहीं सोचा? सोचा, हमने सोचा, लेकिन खाम को मालूम आउटसाइड खाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल। वैसे भी खाम जानता कि इस सुनो बर्फ से निकलना खाम के लिए बहुत मुश्किल। हमको सोरा ने सब कुछ बताया। सोरा कौन? रुस्तम ने पूछा। मालिना ने रोजन की तरफ इशारा किया और गुलाबी उर्दू में बताया कि सोरा इस बूढ़ी औरत का नाम है जो इसके साथ यहाँ रहती है। यूँ तो वो भी पौंदा है, लेकिन थोड़ी बहुत उर्दू बोल देती है। वो इसकी निगरान है, लेकिन अच्छी औरत है और मेहरबान भी है। अगर वो यहाँ ना होती तो रातों की तन्हाई में दम घुटने के बायस वो मर जाती। मालिना ने रुस्तम से बाहर के हालात का पूछा और डॉक्टर यूसुफ और स्टीफन वगैरह की खैरियत दरियाफ्त की। रुस्तम जो कुछ जानता था उसे बता दिया। रुस्तम के जहन में ये सवाल अब तक कलबला रहा था कि गोरे के बंगले पर जब इन जुनूनियों ने कत्लेआम किया तो मालिना को फर्श पर लिटाने के बावजूद ज़िबा किए बगैर क्यों छोड़ दिया। रुस्तम ने यह सवाल मालिना से पूछा तो उसने बताया कि ये लोग सब गंदल पौधे को पुजारियों की तरह पूजते हैं, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में पौधे की तौहीन हो रही थी, लिहाजा ये पाउंडो सख्त गुस्से में थे। इन्होंने तलाफी के तौर पर लोगों को बेदरेग कत्ल किया और इनके खून आलूद हाथों के नक्श सफ़ेद कपड़े पर लिए। ये एक तरह की मजहबी कुर्बानी थी। ताम इसके लिए शर्त यह थी कि कुर्बान होने वाला जिस्मानी तौर पर बिल्कुल ठीक हो। मालिना ने अपनी इंग्लिश अमेज उर्दू में बताया, खाम का लाइफ इसलिए बचा, खींचा तानी में खाम की बाड़ी पर चोट आ गया था। चोट से बहुत ब्लीडिंग होता। मर्डरर्स का लीडर खाम को छोड़ना मांगता क्योंकि खाम कुर्बानी के लायक नहीं था। आफ्टर डेट यहाँ आकर खाम को फायर से मर्डर करने का फैसला हुआ। अब बात रुस्तम की समझ में आ रही थी। स्टीफन की जान भी शायद इसलिए बची थी कि हंगामे के दौरान में उसकी टांग पर गोली लग गई थी। साथ वाले चैम्बर से औरत के कराने और नींद में बड़बड़ाने की आवाज़ आई। मालिना ने सरगोशी में रुस्तम को बताया कि सूरा जरा बीमार है, नशावर दवा खाकर सोई हुई है, लेकिन अब लगता है कि जाग रही है, इसलिए रुस्तम का जाना बेहतर है। रुस्तम ने मालिना से फिर आने का वादा किया और अपनी मौजूदगी के नकूश मिटाता
तेजी से बाहर निकल गया। बाहर बादल बदस्तूर ठहरे हुए थे। दिन में शाम का गुमा होता था और लगता था कि किसी भी वक्त बारिश फिर शुरू हो सकती है। रुस्तम ने गेली बराबर की, फाटक को फिर से ताला लगाया और निस्बतन सख्त बर्फ पर छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वापस रवाना हो गया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। रुस्तम और नासिर अपने जिंदा में बैठे बातें कर रहे थे। इन्होंने लालटेन की लो बहुत नीची कर रखी थी और मोटे कंबल अपने जिस्मों के गिर्द लपेट रखे थे। इस जिंदा के बाकी मकीन शरीफ समेत सुकून की नींद सो रहे थे। खूह से बाहर बर्फजार पर कभी कभी किसी जंगली जानवर या बर्फानी कुत्ते के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती थी और फिर खामोशी छा जाती थी। नासिर ने कहा, रुस्तम भाई, आपको याद है जब हम यहाँ पहुंचे थे तो शूतम खान के बड़े बेटे ने मारीना को मुलाजमा की हैसियत से अपने घर में रखना चाहा था? हाँ याद है। उस वक्त अरफान खान ने यही कहा था और तब सामी खान ने दबे लफ्जों में इसकी मुखालफत की थी। रुस्तम ने एक बार फिर इस बात में सर हिलाया। अब यही सामी खान मारीना को अपनी औरत बनाकर बैठा हुआ है। रुस्तम की कुशादा पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें नजर आने लगी। नासिर भी कुछ देर तक सोच में रहने के बाद बोला, रुस्तम भाई, हमने अब तक जो नतीजा निकाला है वो यही है कि मारगा पौंदा बस्ती वालों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आंखें बंद करके शूतम खान के ऊपर एतबार करते हैं और इसके हर हुक्म पर अमल करते हैं। शूतम खान के अपने खानदान में भी जबरदस्त किस्म का एका पाया जाता है। अगर किसी तरह इस एक को कम किया जा सके तो शायद इन लोगों का जोर कुछ टूटे और हमारे लिए भी किसी तरह की आसानी पैदा हो जाए। मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। तुम कहना चाहते हो कि अरफा और सामी में किसी तरह का इख्तलाफ पैदा किया जाए? हमें पैदा करने की जरूरत ही नहीं है। इख्तलाफ तो मौजूद है, बस इसको सामने लाना है। खुलकर बात करो। अगर अरफा खान तक ये बात पहुंचे कि उसके छोटे भाई ने मारीना को अब तक जिंदा रखा हुआ है और उसके साथ शोहर की तरह रह रहा है तो यकीनन उसे बहुत तकलीफ पहुंचेगी। हो सकता है कि उसकी पुरानी चोट भी ताज़ा हो जाए। बेशक ये लोग एक दूसरे के बारे में जबान नहीं खोलते, लेकिन रकाबत में बड़ी ताकत होती है। रुस्तम ने अपने मुतासरा पाँव को बेख्याली में सहलाते हुए कहा, बात तो तुम्हारी किसी हद तक ठीक है। दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर नासिर बोला, लेकिन इसमें एक मसला भी है। मारीना का क्या होगा? उसकी जान फिर खतरे में पड़ जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल में ये मसला नहीं है। रुस्तम ने गहरी सांस ली। मारीना को कुछ नहीं होगा? क्या मतलब? अगर किसी भी मुकामी या गैर मुकामी औरत के साथ सरदार खानदान का कोई मर्द इज़्दवाजी रिश्ता कायम कर लेता है तो उस औरत को कत्ल नहीं किया जा सकता, ना ही किसी तरह की और सजा दी जा सकती है। इससे पहले भी इस तरह की कई मिसालें हैं। वास मुतरज्जम ने मुझे इस बारे में बहुत कुछ बताया है। इन पाउंदों की मुकामी रस्में जितनी अजीब हैं उतनी पुरानी भी हैं। ये बड़ी सख्ती से इनको निभाते हैं। लेकिन अगर वो हरामी सामी खान माना ही नहीं कि उसने मारीना को अपने पास रखा हुआ था, इस बारे में औरत की गवाही एकदम तस्लीम की जाती है। फिर इनके पास बहुत तजर्बाकार किस्म की औरतें होती हैं जिनको मुजारियां कहा जाता है और वो इस किस्म के मामलों को देखती हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खतरा तो हो सकता है। रुस्तम ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि अपना राज फाश होने के खौफ से सामी खान मारीना को फौरी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करे। हाँ ये तो है, वो इसका मुद्दा गायब करने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन इसका हल भी है। अरफान खान को ये बात समझाई जाए कि वो सामी खान को मुद्दा गायब करने का मौका ही ना दे, लेकिन ये डर फिर भी अपनी जगह मौजूद रहेगा कहीं दोनों भाई बिली भगत करके मारीना को ठिकाने ना लगा दे। मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं होगा। नासिर ने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, कबीले के कानून के मुताबिक सामी ने एक बड़ा गुनाह किया है। अरफा इस गुनाह में शरीक नहीं होगा। वैसे भी ये रकाबत का मामला बनेगा। दूसरे हमारे मुतरज्जम वास भी तो इस सारी सूरत-ए-हाल का गवाह होगा। रुस्तम और नासिर ने देर तक इस सूरत-ए-हाल पर तबसरा किया और आखिर फैसले पर अमल करने का इरादा किया। आखिरी फैसला ये हुआ था कि अरफा खान या किसी दूसरे को इतला देने की बजाय रुस्तम खुद दोबारा उस ठिकाने तक पहुंचे, मालीना को उस ठिकाने से बाहर आने के लिए तैयार करे। मालीना एक मुकामी तर्ज की बड़ी चादर में अपना आप छुपाए और बस्ती में आकर सीधी शूतम खान के पास पहुंच जाए। एक रोज बाद सारा प्रोग्राम के ऐन मुताबिक हो गया। बूढ़ी औरत सूरा इस सूरत-ए-हाल से बेखबर रही और मारीना खुद को एक भारी बरकम चादर में छुपाकर और करीबन 3 किलोमीटर फासला तय करके बस्ती आन पहुंची। ये इस पाउंदा बस्ती में बड़े हंगामे का दिन था। हर तरफ सनसनी फैली हुई महसूस होती थी। शूतम खान के मुसल्ला मुहाफिज और दीगर साथी चारों तरफ भागते दौड़ते नजर आए। फिर सबसे पहले मुतरज्जम वास ही ने रुस्तम और नासिर वगैरह को सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मुतरज्जम वास 40-45 साल का एक दुबला पतला शख्स था और कई इलाकाई जबानों में रवानी से बात कर सकता था। दीगर लोगों की तरह शूतम खान का जबरदस्त वफादार होने के बावजूद यहाँ के असीरों से वास का रवैया खमतरदाना था।
वास ने अपनी तरफ से जोरदार इंकशाफ करते हुए रुस्तम और नासिर को बताया, डॉक्टर मालिना जिसके बारे में हम सब समझते थे कि उसे नर्स के साथ ही गोली मार दी गई थी, अभी जिंदा है और अभी थोड़ी देर पहले वो मलक यानी शूतम खान से मिली है। रुस्तम और नासिर को इस खबर पर जबरदस्त हैरत का इजहार करना पड़ा। वास ने मजीद इतला दी, उस लेडी डॉक्टर ने इल्जाम लगाया है कि वो अब तक सामी खान के पास थी और सामी खान उसके साथ शोहर की तरह रह रहा था, बल्कि एक नहायत करख्त मिजाज और बेपरवाह शोहर की तरह। वो उस जमीन दोस्त जगह पर कई कई दिन फाके से भी गुजारती थी। उसे अपनी जिंदगी मौत से बदतर लगने लगी थी, लिहाजा वो सारे अंदेशों को एक तरफ रख कर यहाँ चली आई है। रुस्तम और नासिर ने एक बार फिर हैरत का इजहार किया। रुस्तम ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इल्ज़ाम दुरुस्त होगा? अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दाल में काला जरूर है। इस खबर के फैलने के बाद से सामी खान का कुछ पता नहीं चल रहा। सब उसे ढूंढते फिर रहे हैं। यहां तक बताकर उसने अपनी आवाज मजीद धीमी की और बोला, शायद मलक को डर है कि सामी खान यहां से फरार होने की कोशिश करेगा। मलिक ने अरफा खान को 2 दर्जन मुसल्ला बंदे देकर सामी खान के पीछे भेजा है। दोपहर के बाद पौंदा बस्ती के तूलो अर्ज में जबरदस्त हलचल नजर आई। रुस्तम, नासिर और शरीफ भी इस वक्त खूह से बाहर निकले आसमान के नीचे थे। पाक दरख्त के एक सूखे हुए तने के करीब शूतम खान की अदालत लगी हुई थी। वो लकड़ी के एक बड़े तख्त पर बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द लकड़ी और बान की बनी हुई निशस्तों पर शूतम खान के मुसाहब और बस्ती से अहम लोग मौजूद थे। सामी खान फरार होने की कोशिश में पकड़ा गया। उसे पकड़ने वाला उसका बड़ा भाई अरफा खान ही था। गिरफ्तारी के वक्त सामी खान ने बाकायदा मुज़ाहमत की थी। इस मुज़ाहमत की निशानी उसके गोल चेहरे और गर्दन पर ताज़ा चोटों और खराशों की सूरत में मौजूद थी। सामी खान के पाँव में बाकायदा बेड़ी पहनाई गई थी और उसके हाथ पुश्त पर रस्सी से बांध दिए गए थे। वो मुजरिम की तरह नजरें झुकाए खड़ा था। उसके बाप और बड़े भाई की तेज गर्म निगाहें गाहे बगाए उसके चेहरे का तवाफ करने लगी थी। रुस्तम, नासिर और शरीफ अदालत की जगह से काफ़ी दूर थे। करीब भी होते तो इन्हें कौन सी कार्रवाई समझ में आना थी। बहरहाल जब कार्रवाई शुरू हुई तो इन्हें अंदाजा हुआ कि सामी खान अपने जुर्म से इनकार कर रहा है और सफाई में मुख्तलिफ दलीलें दे रहा है, लेकिन उसका केस बहुत कमज़ोर था। हर कोई जानता था कि इसका केस कमज़ोर है। वो सिर्फ सज़ा के खौफ से उल्टी सीधी खांकने लगा था। इसी दौरान में रुस्तम, नासिर, शरीफ और दीगर कैदियों को खुली जगह से हटाकर खूह के अंदर पहुंचा दिया गया और वो पंचायती कार्रवाई की आंखों देखे हाल से महरूम हो गए। अगले रोज़ मुतरज्जम वास की ज़बानी रुस्तम और नासिर को मज़ीद खबरें मिली। वास ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सच कहते हैं, औरत और दौलत फसाद की जड़ें होती हैं। कभी किसी ने सोचा भी ना था कि सामी जैसा नौजवान अपने बाप के हुक्म के खिलाफ चलेगा, और ये ना सोचा था कि अरफा और सामी जैसे भाई एक दूसरे के खिलाफ जबान खोलेंगे। क्या हुआ है? कल जरगे में बहुत तकरार हुई है। अरफा खान ने अपने बाप से बहुत खुलकर बात की है और कहा है कि सामी को वही सजा मिलनी चाहिए जिस जुर्म के लिए मुकर्रर है। उसके साथ किसी तरह की रूह रियायत नहीं होनी चाहिए, वरना एक बुरी मिसाल कायम होगी। दूसरी तरफ अरफा और सामी के दरमियान भी तलख जुमलों का तबादला हुआ है। फैसला कल शाम पर छोड़ दिया गया है। अगर सामी को सजा देने का फैसला हुआ तो हो सकता है कि ये सजा सरे आम दी जाए। वास ने खुश खोबानी, किशमिश और बादाम रुस्तम और नासिर को पेश करते बात जारी रखी। अगर औरत के साथ ज़बरदस्ती की जाए तो इस जुर्म की सजा मौत भी हो सकती है, लेकिन इस मामले में बहुत हद तक ज़बरदस्ती नजर नहीं आती। औरत की अपनी भी ख्वाहिश थी कि वो जिंदा रहे और जिंदा रहने के लिए उसने सामी खान की बात मान ली। मेरा अंदाजा है कि इस जुर्म में अगर सामी खान को सजा दी गई तो बायां बाजू काटने की सजा होगी। ये बाजू तेज कुलाड़ी के जरिए कंधे से काट कर अलहदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाहर के कम अज कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मौसमों के लिए सामी को कैद की सजा भी होगी। ओह, ये तो काफ़ी सख्त सजाएं हैं। नासिर ने होंठ सुकेड़े। तुम दोनों ने ये नहीं पूछा कि बायां बाजू ही क्यों काटा जाता है? फरमाओ, क्यों काटा जाता है? नासिर ने बेतकल्फी से कहा, बायां बाजू दिल की तरफ होता है और यह दिल ही है जो सबसे पहले औरत की तरफ खींचता है और मर्द को खवार करता है। मेरे मुताबिक तो सबसे पहले आंखों में गर्म सलाई फेरनी चाहिए, क्योंकि आंखें ही औरत की तरफ देखती हैं। नासिर ने कहा, यहाँ के लोग नज़र से ज़्यादा दिल की गलती मानते हैं, क्योंकि नज़र तो अपनी माँ और बहन वगैरह को भी देखती है। वास ने दलील दी। अच्छा, डॉक्टर मालिना अब कहाँ है? रुस्तम ने मौजू बदला। वो शूतम खान की हिफाजत में है। मेरा अंदाजा है कि अब उसे किसी तरह का खतरा नहीं है। ये बात तकरीबन साबित हो चुकी है कि सामी खान उस लेडी डॉक्टर के साथ उसी तरह रहा था जिस तरह एक मर्द अपनी औरत के साथ रहता है। वो किसी भी तरह शूतम खान की बहू शुमार नहीं हो सकती, लेकिन उसका नाता जरूर सरदार खानदान के साथ जुड़ गया है। अब उसे कत्ल नहीं किया जा सकता। अगर उसका बच्चा होता है तो उसको जिंदा रखने या मार देने का फैसला भी एक खास तरीके से होगा।
दूसरी सापैर वही कुछ हुआ जिसके बारे में मुतरज्जम वास ने क्याफा लगाया था। शूतम खान ने मुकामी कानून के मुताबिक अपने बेटे को सजा सुना दी। यह बाजू काटने के अलावा पूरे 4 साल तक कैद में रखे जाने की सजा थी। यह सजा एक बड़े हुजूम की मौजूदगी में सुनाई गई। इस हुजूम में ज्यादातर मर्द ही थे, कुछ औरतें भी थी, लेकिन बच्चा कोई ना था। कई सौ अफराद नीम दायरे की शक्ल में हमवार बर्फ पर खड़े थे। मुतबरक दरख्त के नीचे शूतम खान और जरगे के दीगर अफराद मौजूद थे। शूतम का बेटा सामी खान जंजीरों में जकड़ा वहां मौजूद था। उसका चेहरा पहले ही फीका पड़ रहा था। बाप के मुंह से अपने लिए कड़ी सजा का ऐलान सुनकर वो बिल्कुल ही सफेद पड़ गया। सजा सुनाने के बाद शूतम खान फौरन ही उठकर चला गया। हुजूम में सरगोशियां उभरी। शायद कुछ लोग सामी की सजा में कमी के हामी थे, लेकिन नजरसानी का वक्त अब गुजर चुका था। सफेद दाढ़ियों वाले 2 अफराद कुछ साफ कपड़ा, शीशे की बोतलें और रुई वगैरह लेकर मौके पर पहुंच गए। ये कौन है? रुस्तम ने मुतरज्जम वास से पूछा। समझो, ये यहाँ के डॉक्टर हैं। सामी खान का बाजू कटने के बाद ये उसके जिस्म से खून का इखराज रोकेंगे और मरहम पट्टी करेंगे। वास के लहजे में हल्का सा तासिफ था। क्या बाजू सरेआम काटा जाएगा? यहाँ अक्सर सजाएं सरेआम ही दी जाती हैं। लकड़ी का एक बड़ा सा तख्ता लाकर हमवार बर्फ पर रख दिया गया। उस पर लोहे के छोटे छोटे शिकंजे से थे। मुसल्ला अफराद सामी खान को तख्ते की तरफ लाने लगे तो सामी खान ने आखिरी कोशिश के तौर पर जरगे के अरकान से कुछ कहा, मगर उसकी बात पर किसी ने ध्यान ना दिया। सामी खान को तख्ते पर लिटा दिया गया। उसके हाथ पांव शिकंजों में कस दिए गए। उसके चेहरे पर तकलीफ के वाज़ेह आसार नजर आ रहे थे। वो बार बार खुश्क लबों पर जबान फेरता था। उसका बायां बाजू उसकी रुख पर फैला दिया गया। उसके नीचे कंधे के करीब एक वजनी लकड़ी रख दी गई। कुछ ही देर बाद सजा पर अमल दरामद हो गया। एक सेहतमंद पौंदे ने चौड़े फल के कुलाड़े के एक ही जचे तुले वार से सामी खान का जवान बाजू कंधे से काट कर रख दिया। ज्यादातर तमाशाइयों ने दम बखुद होकर ये तमाशा देखा। तब चंद एक नारे भी सुनाई दिए। सफेद दाढ़ियों वाले मुआलिज भाग कर मजरूब सामी खान के पास पहुंच गए और चाबक दस्ती से अपने काम में मसरूफ हो गए। सामी खान सदमे से नीम बेहोश हो गया था। एक दरमियानी उम्र की औरत कुछ फासले पर अकड़ों बैठी थी और रो रही थी। उसके रोने में बैन का सा अंदाज सा उसके चेहरे पर चादर थी। ये कौन है? रुस्तम ने वास से पूछा। सामी खान की अधेड़ उम्र बीवी। कल इसने अपने शोर को सजा से बचाने के लिए अपने ससुर की बड़ी मिन्नतें की, लेकिन ये सब कुछ बेसुध रहा। वास ने कहा। कटे हुए बाजू को डांप कर बोके से हटा लिया गया। ये मंजर देखकर रुस्तम को अपनी टांग के काटे जाने का मंजर याद आ गया। उसके साथ एक मनूस चेहरा भी याद आया और उस चेहरे के साथ और बहुत कुछ याद आ गया। हुजूम अब आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होना शुरू हो गया था। मुसल्ला मुहफ़्ज़ों ने मबहूस अफराद को भी खूह में चलने का इशारा किया। अचानक एक जानिब से शोर उठा। यूं लगा कि बहुत से लोग गुथम गुथा हो गए हैं। बुलंद आवाज से बोलने और चिल्लाने की आवाज़ें भी उभरने लगीं। वह सूरत-ए-हाल जानने के लिए तेजी से उस जानिब बढ़ गया। अंदाजा हो रहा था कि हंगामे की जगह पर बाकायदा कुड़ाड़ी चल रही है। बहुत से अफराद उस लड़ाई को रुकवाने की कोशिशें भी कर रहे थे। 2-4 मिनट बाद ये हंगामा थम गया और शूतम के मुसल्ला मुहाफ़िज़ों ने लड़ाई झगड़े के इल्ज़ाम में कई अफराद को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद वास भी वापस आ गया। उसे हस्बे आदत ठंडी सांस लेकर कहा, औरत वाकई फसाद की बुनियाद होती है, और अगर वो खूबसूरत भी हो तो काम ज्यादा खराब होता है। क्यों, क्या हुआ? नासिर ने पूछा। लगता है कि उस लेडी डॉक्टर की वजह से यहाँ नफाक का बीज पड़ गया है। पहले दोनों भाइयों में अनबन हुई, अब इनकी हिमायतियों में ठन गई है। जो लोग सामी खान के करीब है उन्हें इस कड़ी सजा पर सदमा हुआ है। जो बंदा पहले ही सदमे में हो उसके सामने कोई मुखालफत की बात की जाए तो वो भड़क उठता है। किसने की मुखालफत की बात? रुस्तम ने पूछा। अरफा खान के किसी हिमायती ने कहा है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। उस पर सामी खान के एक हिमायती को तैश आ गया। बस इसी बात से बात बढ़ गई। एक शख्स ने गाली दे दी और दूसरे ने कुलाड़ी चला दी। उसके बाद कई कुलाड़ियां हरकत में आ गईं। 10-12 बंदे जख्मी हुए हैं, 2-3 तो शदीद जख्मी हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। नासिर ने सर हिलाया। यहाँ लोगों का इत्तफाक मिसाली है। बरसों गुजर जाते हैं और कोई झगड़ा नहीं होता। इन दिनों जो कुछ हो रहा है हैरान कुन है। खास तौर से लोग इस बात पर हैरान हैं कि सामी खान जैसे बेटे ने शूतम खान की हुक्म अदूली की हिम्मत क्यों कर की। नासिर ने फलसफियाना अंदाज में कहा, देखो चाचा पास, बंदा जब फितरत के खिलाफ चलता है ना तो बाहर से जितना भी उसूल पसंद और परहेजगार हो, अंदर से खोचल ही रहता है। खोचल समझते हो ना, कमीना और भूखा। ऐसे परहेजगारों को जब कभी अपनी भूख मिटाने का आसान मौका मिलता है तो अपने बनाए हुए सारे कानून और कायदे भूल जाते हैं। यहाँ भी यही कुछ हुआ है। ये निराला रिवाज कम अज कम हमारी समझ में तो नहीं आता।
सामी खान और अरफा खान जैसे नौजवानों को जब बकी उम्र की औरतों से ब्याह जाएगा तो उनके अंदर जरूर हम उम्र औरत की चाह पैदा होगी। सामी ने जो किया इसी दबी हुई चाह और ख्वाहिश का नतीजा है। मुझे यकीन है कि यहाँ चोरी छप्पे ऐसे और वाकयात भी होते होंगे, कुछ सामने आ जाते होंगे और कुछ राज में रहते होंगे। चांदीदा वास खामोश रहा। उसके मदकूक चेहरे से अयां था कि वो नासर की बातों से नीम मुत्तफिक है। एक जगह रुस्तम ठिठक गया। इससे पहले कि वो अपनी रिहायशी खूह में दाखिल होते एक जगह लोगों का मजमा नजर आया।